नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना। तो आप लोगों का पार्ट 5 करके दिया है जनरल इंग्लिश, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 10 प्रश्न आने वाले हैं। और आज जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है ना वो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत फर्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ना जो नाउन है ना उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को सबसे फर्स्ट में कवर करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का इस इंग्लिश में ना जो सिलेबस दिया है उसको ही हम एकदम कवर करेंगे, जो आने लायक है, जहाँ से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना अधिकतर पूछा गया है। तो उस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, एकदम जहाँ से पूछा बहुत रेयर पूछा जाता है ना तो उस टॉपिक को लास्ट में कवर करेंगे। लेकिन ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको मैं एनालिसिस किया हूँ, उसके आधार पर आप लोगों का ना जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ना, हर साल पूछे गए हैं, तो उस टॉपिक को पहले आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक को देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। आप लोग अगर मेरा हिंदी क्लास को अटेंड किया हो तो संज्ञा को आप लोगों को हिंदी में सरल तरीके से समझा दिया हो ना। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आप लोगों को सरल तरीके से अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, मेरे को क्या है ना, दरअसल आप लोगों का ना अच्छे से कंटेंट नहीं मिल रहा था इंग्लिश में, तो इसी वजह से आप लोगों का ना ये जो ना इंग्लिश का जो विषय उसको नहीं पढ़ा था, रोक के रखा हुआ था, ताकि मेरे को ना कुछ अच्छा सा जो कंटेंट है, अच्छा सा जो बुक वगैरह है वो मेरे को मिल जाए, ताकि इसको मैं पढ़ सकूँ और आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। क्योंकि देखो, इसको पढ़ाने से पहले मेरे को अच्छे से खुद पढ़ना पड़ता है, खुद अच्छे से समझना पड़ता है, उसके बाद ही तो आप लोगों को समझा पाऊंगा जी। डायरेक्ट अगर पढ़ाने के आ जाऊँ तो मैं खुद नहीं समझा रहूँगा तो आपको कैसे समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ ना मैं बाकी विषय को ना मैं आप लोगों का पहले कंप्लीट कराना चाहता था, इसके वजह से आप लोगों का ना ये जो इंग्लिश का जो विषय है उसको स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोग बाकी विषय पर ज़्यादा नंबर से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले उसको मैं आप लोगों को कवर कराना चाहता था, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर इसको भी कराओ कराओ। तो इसीलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ए करके इसमें दिया ना, इसको जानेंगे कि नाउन क्या है, तो नाउन संज्ञा क्या है ये भी जानेंगे हम लोग। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उनको भी नोट करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। अ नाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग्स एस राम, रामायण, इंडिया, टेबल, एटीसी। मतलब यह है कि नाउन अर्थात संज्ञा, हिंदी में इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के नाम को तथा कार्य, अवस्था, गुण को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन अर्थात संज्ञा कहते हैं। तो अब आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, आपको हिंदी में भी समझाया था। वह शब्द जिससे आप लोगों को ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव आदि का पता चले ना, तो उसे नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ये तो ईजी आप लोगों के लिए समझाया गया है जी। अ नाउन इज़ द वर्ड, एक नाउन क्या होता है, एक शब्द होता है, इज़ यूज्ड एज द नेम, जिसका उपयोग नाम के लिए, ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस, जगह के लिए, थिंग्स मतलब विचार के लिए या भाव के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे करके दिया है राम, रामायण, इंडिया, टेबल। तो इन सारे का जब नाम का याद दिलाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी समझाया गया है। आप लोगों को ना इसका पूरा पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ना, तो वहाँ से एक बार और ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ नाउन, मतलब ना नाउन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब ना नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम एज स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल करके दिया है दिशा, जय, दिल्ली, रामायण। अब आप लोगों को ना अपने शब्दों में प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है ये समझा देता हूँ। अ प्रॉपर नाउन इज द वर्ड, मतलब वह शब्द को प्रॉपर नाउन कहते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें नेम एज स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष पर्सन, प्लेस मतलब विशेष जगह या विशेष थिंग को दर्शाता है ना, तो उसे
हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सरल तरीके से हिंदी में समझा देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष प्लेस के बारे में, विशेष जगह के बारे में अगर आप लोगों को बताता है ना, जो दुनिया में केवल एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे दिशा बोला है, तो दिशा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोला होगा ना। जय, तो जय किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा ना। दिल्ली, दिल्ली जो है वो दुनिया में एक ही है ना, भारत की राजधानी जो है वो। रामायण, तो रामायण जो पवित्र ग्रंथ है, तो वो क्या है, दुनिया में एक ही है ना। तो वो रामायण स्पेसिफिक को बता रहे हैं ना, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। मतलब ना जो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताया ना डायरेक्ट, जिससे आप लोगों को पता चले कि वो दुनिया में एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से सेकंड को पढ़ते हैं, दूसरा को कॉमन नाउन। नाम को आप लोगों को याद रखना है, हिंदी में अच्छे से समझाई हूँ आप लोगों को। केवल आप लोगों को क्या करना है, जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आप लोगों को याद रखना है। दोनों में आप लोगों का हेल्प होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। चलिए दूसरा को पढ़ते हैं उसी प्रकार से, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। तो अब आप लोगों को ना हिंदी में समझा देता हूँ जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें किसी विशेष जातियों के बारे में बोध कराता है, पूरे के पूरे समुदाय के बारे में बोध कराता है, जिसमें कोई जनरल पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है या आइडिया हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू दिया है इसमें, मैन, एनिमल, पॉयलेट, मशीन। तो देखो सबसे पहला मैन बोला है मतलब आदमी। आदमी बोला है तो आदमी की पूरी जातियों को बता रहा है ना जी। आदमी की पूरी जाति होते हैं ना, चाहे आदमी में कौन आएगा, लड़के भी आ जाएगा, लड़की भी आ जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, आदमी है। तो वो पूरे के पूरे कॉमन नाउन को दर्शा रहे हैं, पूरा जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। उसी प्रकार से एनिमल, जानवर। तो जानवर जो है वो पूरे के पूरे जानवरों की जातियों को बता रहे हैं ना। जानवर के अंतर्गत उसमें क्या आता है, तो वो हाथी भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, जिराफ भी आ जाएगा, जितने जानवर हैं सारे के सारे एनिमल के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो क्या है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, संपूर्ण जाति को बता रहे हैं। उसी प्रकार से पायलट, पायलट की भी संपूर्ण जाति को बता रहे हैं। मशीन, मशीन एक छोटा सा क्या है, मोटर को भी बोलते हैं मशीन, और बड़ा बड़ा जो गाड़ियाँ चलती है उसको भी मशीन ही बोला जाता है। तो वो पूरी की पूरी जाति को बता रहे हैं ना, कॉमन नाउन को। तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा या कॉमन नाउन कहलाएगा। केवल आप लोगों को हिंदी में इसको समझना है, बाकी और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। जो इंग्लिश में बोला है ना वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। चलिए तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा का होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिस शब्दों से ना आप लोगों को ग्रुप का पता चले, मतलब समूह में होने का पता चले, मतलब एक से अधिक संख्याओं का अगर आप लोगों को पता चले ना, तो वो कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल करके दिया है, इसको जानिए। सबसे फर्स्ट में देखो, ग्रुप, कपल, हार्ड ऑफ काऊ मतलब गायों का समूह। उसके अलावा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब जो विद्यार्थियों का समूह। तो देखो ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। तो समूह से क्या होगा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके अलावा कपल, तो कपल में सिंगल होते हैं क्या कि डबल होते हैं, तो कपल में एक से अधिक होते हैं ना, तो वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। हार्ड ऑफ काऊ बोला है। उसके अलावा हेड ऑफ काऊ बोला है, मतलब गायों का समूह। तो गायों का समूह जो होता है वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा ना, क्योंकि वो समूह में है, एक से अधिक है। उसके अलावा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट का क्या है, पूरा समूह है। समूह है मतलब एक से अधिक लोग होंगे, तो वो भी क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जो आप लोगों को मैंने हिंदी में समझाया था सेम टू सेम आप लोगों का इसमें भी है। केवल आप लोगों को ना हिंदी का नाम और अंग्रेजी का जो नाम है, केवल आप लोगों को उसको ही केवल याद रखना है। आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो उसमें एक तरफ ना अंग्रेजी के जो पांचों नाउन है उसको लिखना है, और एक तरफ उसका बगल में हिंदी का नाम को याद रखना है। और आप लोगों को ना पांचों जो है ना वो आप लोगों को संज्ञा क्या होता है वो समझा दिया हूँ ना, तो केवल उसको मैथड को याद
याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही सरल है जी, किसी भी प्रकार से टफ नहीं है। चलिए उसके बाद ना नाउन के जो चौथा प्रकार है उसको जानते हैं, मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है इसको जानते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैन बी रिसीव्ड बाय द सेंस ऑफ यूजेड टू मेक थिंग्स। अब आप लोगों को ना ये जो मटेरियल नाउन क्या होता है अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है उसको ना मैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ। मटेरियल नाउन कहने का मतलब यह है कि वह शब्द जिससे आप लोगों को ना उसके पदार्थ होने का मतलब लिक्विड होने का अगर आप लोगों को पता चले ना, जैसे गोल्ड हो गया, उसके अलावा कॉपर हो गया, उसके अलावा वुड अर्थात लकड़ी हो गया, आइस मतलब बर्फ हो गया, जो आप लोगों को ये पता चले ना कि वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से ही क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बना है, या किसी प्रकार से खनिज पदार्थ है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन कहलाएंगे। और चौथा में ये जो पूरा के पूरा अंग्रेजी में लिखा है ना, तो उसको आप लोगों को अगर ट्रांसलेट करके बताऊँ ना कि वो क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है कि मटेरियल नाउन ऐसा शब्द होता है जो किसी पदार्थ या सामग्री का वर्णन करता है जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिसका उपयोग कई चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जैसे करके एग्जाम्पल इसमें दिया है एयर अर्थात हवा, कॉपर, उसके अलावा वुड अर्थात लकड़ी, और आइस मतलब बर्फ। उसके अलावा कॉपर मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका जो मतलब होता है वो तांबा होता है, आप लोगों को पता होगा कॉपर का। तो ये मटेरियल नाउन होता है। अपने शब्दों में जो बताया ना उसको आप लोगों को याद रखना है। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसके माध्यम से आपको ये पता चले ना कि वो लिक्विड फॉर्म में कभी था, ठीक है। जो खनिज पदार्थ वगैरह रहता है ना वो सारे की सारा चीज़ क्या होगा, जो मटेरियल नाउन कहलाता है वो सारे के सारे, ठीक है। तो वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। केवल इतना आप लोगों को याद रखना है, एकदम इसको रटने की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ईजी है बहुत ज़्यादा। जो आप लोगों को हिंदी की क्लास में समझाऊँ सेम टू सेम वही है, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है। केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें इंग्लिश में दे दिया है, उसमें हिंदी में है। केवल इसको ही आप लोगों को समझना है, इससे ज़्यादा एकदम रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद पांचवा को पढ़ते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा को। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ध्यान से पढ़िएगा। द वर्ड विच इंडिकेट द स्टेट, क्वालिटी, इमोशन, कंडीशन आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं, मतलब उस शब्द को कहते हैं जो इंडिकेट करता है, दर्शाता है स्टेट अर्थात अवस्था, क्वालिटी मतलब गुण, इमोशन मतलब उसकी भावना, और कंडीशन मतलब उसकी स्थिति। तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आप लोगों को ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये पता चले ना कि ये किसी भावना को दर्शाता है, मतलब आपके अंदर जो इमोशन है ना उसको दर्शाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल करके दिया है हॉनेस्टी, मतलब आपके अंदर जो ईमानदारीता है ना उसको दर्शाएगा। वो क्या है, एक भावना है ना जी, ईमानदारी भी एक प्रकार से भावना है ना, हॉनेस्टी जो है वो। उसके अलावा प्लेजर, जो प्लेजर है वो भी आप लोगों का एक प्रकार से क्या है, भावना है ना। उसके अलावा हेल्थ, जो स्वास्थ्य होता है वो भी भावना को दर्शाता है। उसके अलावा ब्यूटी, जो आप लोगों का गुण है, जो खूबसूरती है, सुंदरता है वो, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, भावना है। तो ऐसे शब्द जिसको आप लोगों को पढ़ने के बाद ये पता चले ना कि वो ना किसी प्रकार से इमोशन है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन पांचों जो आप लोगों का संज्ञा है ना अर्थात जो नाउन है उसको नोट करना है, हिंदी में प्लस अंग्रेजी में ये नोट करना है। और आप लोग हिंदी में ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसका जो मीनिंग है ना वो आप लोगों को याद रखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, उसके अलावा कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उसके अलावा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पांचों को याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा के बारे में। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, ध्यान से पढ़ते हैं। नाउन्स कैन बी क्वांटिफाइड और काउंटेड विथ अ नंबर आर द नो एज द काउंटेबल नाउन। अर्थात वे संज्ञा जिन्हें गिना जा सके उसे क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन कहते हैं।
तो ये आप लोगों को याद रखना। और जिसे ना गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। तो वो भी अलग अलग है। ये फर्स्ट वाला जो पढ़ोगे ना वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसको गिना जा सके। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो जो जो चीज़ गिना जा सके ना, तो वो सारे के सारे जो चीज़ होंगे वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होंगे। तो इसके परिभाषाओं को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को ये समझना है जो नाउन होता है ना वो दो प्रकार से होता है, एक काउंटेबल नाउन होगा और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन वे नाउन होंगे जिसके अंतर्गत ना वे तमाम वस्तुएं आएंगे जिसको गिना जा सके, तो उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसको ध्यान रखना है केवल उसके बारे में। अगर एग्जाम्पल देखोगे ना तो बुक्स, उसके अलावा पेन्स, उसके अलावा पेंसिल, तो ये तीनों को क्या है, गिना जा सकता है, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहना कि उसके पेज को भी गिना जा सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन बुक जो होगा ना वो काउंटेबल की संख्या में आता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा होगा जिसको गिना ना जा सके, तो इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड आर यूजुअली क्वांटिफाइड बाय अ वर्ड दैट सिग्निफिकेंस अमाउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अर्थात वे संज्ञाएं जिन्हें गिना ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और जो इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना, तो अगर आप लोगों को उसको बताओ ना कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है इसके अनुसार, तो अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे गिना ना जा सके और जिन्हें आमतौर पर मात्रा बताने वाले शब्दों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसे अगणनीय संज्ञाएं भी कहते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। एक शब्द में अगर आप लोग जानोगे ना, तो वे संज्ञाएं जिन्हें ना गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, पानी को क्या आप कभी गिन सकते हो क्या, या ऑयल, तो तेल को कभी गिन सकते हो, या स्मोक्स, तो धुआं जो होता है, एयर जो होगा, उसको आप क्या गिन सकते हो क्या, नहीं ना गिना जा सकता, तो इसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। तो ये आप लोगों को केवल ध्यान रखना है कि नाउन जो होता है ना वो केवल दो ही साइज का होता है, मतलब दो प्रकार से होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं नंबर के बारे में, अर्थात वचन के बारे में, कि वचन क्या होता है, नंबर क्या होता है, अंग्रेजी में जानते हैं। तो देखो वचन को क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में नंबर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन। तो एक वचन या सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसका प्रयोग केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है, जैसे अ पेन, अ गर्ल इत्यादि करके दिया है। इसको हिंदी में दे दिया गया है, केवल आप लोगों को समझना है, ठीक है। वचन क्या होता है, तो सिंगुलर नंबर जो है वो क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। आप लोगों को क्या करना है, केवल समझना है, रटना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आप क्या करना, आपको ज़्यादा कठिनाई अगर लगेगा ना तो एक साइड क्या करना, सिंगुलर नंबर ऐसे लिखना और एक वचन लिख लेना। एक वचन से आप लोगों को ये पता चल जाएगा ना, जिससे आप लोगों को किसी एक वस्तु का होने का पता चले ना, तो वो उसको क्या बोलेंगे, एक वचन कहेंगे, जो केवल एक ही हो। उसके अलावा दूसरा क्या होगा, प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। बहुवचन किसे बोलेंगे, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तु तथा स्थान के लिए होते हैं, जैसे 3 पेन्स, 2 गर्ल, तो इत्यादि। तो 3 पेन या 2 जो गर्ल लड़की है ना, तो उसके लिए होता है प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन के लिए। बहुवचन मतलब एक से अधिक लोग जब होंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे, अर्थात बहुवचन वो कहलाता है। केवल इसके नाम को याद रखना और हिंदी में याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप लोगों को जब आएगा ना, तो आप लोगों को तो पता चल जाएगा दी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन को भी तो प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए उसके बाद ना सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं उसके नियम के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को जानिए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन होगा। तो सबसे पहला सिंगुलर से प्लूरल बनने का नियम को जानते हैं, ध्यान से पढ़िए। आमतौर पर नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो कोई भी नाउन होगा उसके अंत में, मतलब लास्ट में अगर आप लोग एस लगा दोगे ना, तो वो क्या होगा, वो प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, इसको ध्यान से पढ़िए। तो पढ़ोगे तो देखो सिंगुलर नंबर में क्या दिया है, बुक। बुक का मतलब ये होता है कि एक बुक होगा। अगर उसमें एस लगा दूं और बुक्स बोलूं, तो वो क्या होगा, वो प्लूरल में बदल जाएगा, बहुवचन में, मतलब बहुत सारे बुक होंगे। उसी प्रकार के एग, एग से क्या होगा, एक्स हो जाएगा। आई, आई से क्या होगा, आइस हो जाएगा, एक आँख, और एक आँख से बहुत सारे आँख हो जाएगा। उसके अलावा बाइसिकल, बाइसिकल से क्या होगा, बाइसिकल्स हो जाएगा। एस से क्या होगा, बहुत सारे साइकिल हो जाएगा।
समझ में आया? पहला नॉर्मल जो नाउन होगा उसमें जब लास्ट में एस लगा दोगे तो वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। ये पहला नियम हो गया। उसके बाद दूसरा नियम को ध्यान से पढ़िए। यदि नाउन के अंत में एक्स, एस या सी एच या एस एच आएगा तो क्या करना है, तो उसका प्लूरल ई एस लगाने से बनता है। मतलब ना आप लोगों को अगर एक नाउन के अंत में क्या दिया जाएगा, कोई भी शब्द के अंत में एक्स रहेगा या एस रहेगा या सी एच रहेगा या एस एच रहेगा तो उसके अंत में आप लोगों को क्या लगाना है, उसके अंत में ई और एस लगाना है। ई और एस लगाओगे तो वो क्या होगा, प्लूरल में बदल जाएगा, मतलब सिंगुलर से वो क्या होगा, प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, देखो मैच, मैच में क्या है, देखो सी एच लगा है ना, तो उसमें आपको क्या लगाना है, ई और एस लास्ट में लगाना है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक वचन मतलब केवल एक चीज़ होगा या एक उसमें वस्तु होगा, और प्लूरल मतलब बहुत सारे वस्तु होगा या बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या लगा है, ई एस लगा है। उसी प्रकार से देखो ब्रश, ब्रश में क्या है, लास्ट में एस एच लगा है, तो इसका मतलब हमको क्या लगाना है, ई और एस लास्ट में लगाना है। तो ब्रश एक वचन हो जाएगा और ब्रशेस क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से बॉक्स, लास्ट में देखो एक्स लगा है, तो एक्स लगा है तो क्या लगाएंगे हम लोग, ई एस लगाएंगे, तो वो बॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्स मतलब एक वचन मतलब एक बॉक्स होगा, और बॉक्सेस मतलब क्या होगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग जो बॉक्स है, जो डिब्बा है वो हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम हो गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा नियम को पढ़ते हैं। यदि नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले वॉवेल हो, वॉवेल आप लोग जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, तो ये 5 प्रकार के वॉवेल होते हैं। और उसके अलावा जो 21 प्रकार के कॉन्सोनेंट होते हैं आपको पता होगा, है ना। ये 5 जो ए ई आई ओ यू है ना, वो वॉवेल है, मतलब ये स्वर होता है, ठीक है। उसके अलावा ना जो 21 और इसमें जो आप लोगों का अल्फ़ाबेट बच जाएगा ना, वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो, जिस शब्द के अंत में ओ हो या उससे पहले वॉवेल हो, वॉवेल क्या, ए ई आई ओ यू हो, तो उसका प्लूरल में क्या लगेगा, एस लगने से बनता है। तो लास्ट में आप लोगों को एस लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो क्या दिया है, बम्बू, बम्बू मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, बांस होता है ना। तो बम्बू, तो लास्ट में इसमें क्या दिया है, ओ दिया हुआ है, तो इसमें क्या लग जाएगा, बम्बूस हो जाएगा, एस लग जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड को देखो, कुक्कू, कुक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल होता है। तो देखो इसमें लास्ट में ओ है ना, तो कुक्कू का क्या होगा, कुकूस हो जाएगा, मतलब बहुत सारे कोयल हो जाएगा। उसके अलावा देखो क्यूरियो, क्यूरियो के देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट में इसमें ओ लगा हुआ है, और क्यूरियो का मतलब होता है अनोखी वस्तु, तो इसमें क्या होगा, क्यूरियोस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में देखो लास्ट में ओ लगा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, पोर्टफोलियोस हो जाएगा। तो ये थर्ड नियम को भी आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो आप लोग शॉर्ट्स में भी ना क्या कर सकते हो, नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा को ध्यान से पढ़िए। यदि नाउन के अंत में ओ हो और उससे पहले वॉवेल ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल ई एस लगने से बनता है। जैसे करके एग्जाम्पल इसमें दिया है। इस एग्जाम्पल को बताने से पहले आप लोगों को तीसरा को थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताया था इसमें। देखो आप लोगों को क्या बोला है, देखो तीसरा में ओ हो बोला है ना, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में ओ हो और उससे पहले क्या हो, वॉवेल हो, उससे पहले ए ई आई ओ यू वॉवेल हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो आप लोगों को फर्स्ट में देखो ये समझाया था, इसमें कुक्कू लिखा है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो ओ है वो क्या होगा, वो वॉवेल के अंतर्गत आता है ना, ए ई आई ओ यू, है ना। ये देखो लास्ट में उससे ठीक पहले एक और जो अक्षर होगा वो भी क्या होगा, वो भी वॉवेल होगा, तब आप लोगों को इसमें एस लगेगा। आप लोग देखना, पहला वाला कुक्कू लिखा है उसको देखो, दूसरा वाला क्यूरियो लिखा है, तो देखो लास्ट वाला वर्ड क्या है, ओ है, और ओ क्या होता है, वॉवेल होता है। ठीक उससे पहले एक और जो वर्ड है वो क्या होगा, आई लिखा हुआ है, आई जो है वो भी वॉवेल है इसमें, तब इसमें एस लगेगा। और अगर इसमें ना डबल डबल आप लोगों को अगर वॉवेल नज़र नहीं आएगा, पहला वाला वॉवेल के बाद दूसरा अगर वर्ड जो है ना, मतलब दूसरा वाला जो अल्फ़ाबेट है, अगर वो वॉवेल नहीं होगा ना, तो आप लोगों को ई एस लगाना है।
अगर पहला वाला वॉवेल होगा उसके बाद दूसरा भी अगर जो वर्ड है, जो आप लोगों का अल्फ़ाबेट है, वो भी अगर वॉवेल नहीं होगा तो ई एस लगेगा। अगर वॉवेल होगा दूसरा वाला वर्ड तो केवल एस लगेगा। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना वो वॉवेल होगा, उसके बाद वाला जो वर्ड फिर होगा ना वो भी वॉवेल होगा तो एस लगेगा। लेकिन लास्ट वाला वर्ड अगर वॉवेल होगा लेकिन उसके ठीक बाद वाला अगर कहीं जो आप लोगों का अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें ई एस लगेगा। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो जी, थोड़ा सा ना आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला ये वाला एग्जाम्पल को देखो, कुक्कू लिखा है उसको देख लो। सबसे लास्ट वाला वर्ड क्या है? तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो वॉवेल है, और वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो वॉवेल है। उसके ठीक पहले वाला वर्ड को फिर से देखो, वो भी वॉवेल है। अगर एक साथ डबल डबल अगर आप लोगों को वॉवेल दिखे लास्ट वाले वर्ड में तो आप लोगों को केवल एस लगाना है। उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल को देखो, चौथा वाला, अगर लास्ट वर्ड केवल वॉवेल हो, उसके ठीक बाद अगर कि कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल ना हो, केवल लास्ट में एक ही अगर आप लोगों को वॉवेल नज़र आए तो आप लोगों को ई और एस लगाना है। अगर एक साथ लास्ट में डबल वॉवेल नज़र आए तो एस लगाना है। अगर लास्ट वाले वर्ड में केवल सिंगल अगर वॉवेल नज़र आए तो आप लोगों को ई एस लगाना है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तीसरा और चौथा। समझ में आया आप लोगों को चौथा भी? देखो इसमें बफेलो लिखा है। अब देखो लास्ट वाला जो ओ है ना वो क्या है? एक वॉवेल है। ठीक उससे पहले वो को देखो एल। एल क्या वॉवेल है? नहीं है। वॉवेल कौन कौन सा है? ए ई आई ओ यू, ये 5 जो वर्ड है वो वॉवेल है। और एल क्या है? वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा? ई और एस लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से देखो हीरो। हीरो में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो पहला वाला जो वर्ड है ना लास्ट का वो वॉवेल है, लेकिन दूसरा देखो आर, तो आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके वजह से सिंगल वॉवेल होने की वजह से इसमें क्या लगेगा? ई एस लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से देखो इच। इच लिखा है ना, तो देखो लास्ट में ओ है और सिंगल इसमें वॉवेल है, तो सिंगल वॉवेल है तो क्या लगेगा? ई और एस लगेगा। ये चौथा नियम आप लोगों को समझ में आया ना? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना जो नोटबुक है ना उसमें थोड़ा सा नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, ठीक है? इसीलिए आप लोगों को नोट करना है। चलिए इसके बाद ना एक्सेप्टेशंस के बारे में जानते हैं, मतलब अपवाद के बारे में जानते हैं। एक्सेप्टेशन या अपवाद उसे कहते हैं जो एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे अपवाद कहते हैं, एक्सेप्टेशंस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। जैसे पियानो और पियानोस, इन दोनों को क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज़ करते हैं। सोलो और सोलोस, तो ये भी दोनों में होता है। उसके अलावा फर्स्ट करके दिया है, इसको देखो, प्यूपिल, कैटल, फ्लॉक, एनर्जी, मैनकाइंड, जेनेटरी आदि एक वचन व बहुवचन दोनों में एक से रहते हैं। मतलब यह है कि इसको ना एक वचन और बहुवचन दोनों में ही यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए, समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, फिजिक्स आदि लगते बहुवचन हैं, किंतु इसका यूज़ सिंगुलर नंबर में ही होता है। मतलब यह है कि ये सारे जो वर्ड है ना वो देखो, समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, ये सारे के सारे में एस लगा हुआ है ना, लेकिन ये एस लगा हुआ है इसके वजह से हमको क्या लगता है कि ये बहुवचन में होगा, लेकिन क्या है, ये हमेशा सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन में ही होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, केवल इतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है? चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से ये जो जेंडर है ना मतलब लिंग है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का ना जो जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? थोड़ा सा और ये जेंडर है ना उसको हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। तो चलिए दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, जेंडर अर्थात लिंग के बारे में। तो ध्यान से पढ़िए। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला हो जाएगा मस्कुलाइन जेंडर, जिसे पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, जिस संज्ञा में पुरुष जाति का बोध होता है वह मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल, मैन, बॉय, ब्रदर,
हाउस, डॉग। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द में अर्थात जिस वर्ड में ना पुल्लिंग होने का बोध हो, पुरुष लिंग होने का बोध हो, मतलब जिससे आप लोगों को ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है, तो वो मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है अर्थात पुल्लिंग कहलाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को इसमें। दूसरा जो होगा वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है वह फेमिनाइन जेंडर कहलाता है अर्थात एग्जाम्पल करके दिया है वुमेन, गर्ल, सिस्टर, मेयर और बिच। तो ये सारे के सारे क्या होगा, सारे के सारे ना फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा अर्थात स्त्रीलिंग होगा। अगर इसे अपने शब्दों में समझाओ ना तो फेमिनाइन जेंडर उस जेंडर को कहेंगे जिससे पढ़ने के बाद आपको ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है अर्थात ये फेमिनाइन जेंडर का है, तो वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके दूसरे प्रकार में, ठीक है। ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। चलिए उसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं, नेचर जेंडर नपुंसक लिंग। जिस संज्ञा से पुरुष और स्त्री में से किसी का भी बोध नहीं हो वह नेचर जेंडर कहलाता है। इसमें केवल निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। एग्जाम्पल देखो, रूम, स्टॉल, बुक, चेयर, ब्रिक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे क्या होगा, निर्जीव जो रहेगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नपुंसक लिंग हो जाएगा, जिसे नेचर जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पीडीएफ आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से केवल आप लोगों को एक बार खुद से पढ़ना है और पढ़ करके जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको आप लोगों को लिख लेना है। खास तौर से आप लोगों को ना अलग अलग जो आप लोगों को प्रकार बताए हो ना, जैसे नाउन का 5 प्रकार बताया हूँ तो उसे नोट करना है। नाउन में से ही आप लोगों का काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया हूँ उसको नोट करना है। उसके अलावा आप लोगों का ये जो लिंग निर्धारण है अर्थात जो नंबर है ना उसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है। जो 4 प्रकार है उसको पूछा जाता है, आप लोगों को कम से कम इसका जो नाम है वो तो याद रहेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए चौथा को पढ़ते हुए चलते हैं, कॉमन जेंडर उभयलिंग। तो कॉमन जेंडर उभयलिंग क्या होता है, जिस संज्ञा से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध हो वह क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू दिया है देखो, फ्रेंड, सर्वेंट, टीचर, देफ, बॉय। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। विशेष करके दिया है इसको ध्यान से पढ़िए फर्स्ट को, कॉमन और प्रॉपर नाउन अधिकतर मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, राम, सीता। इसमें बोला है कॉमन अर्थात उभयलिंग और उसके अलावा प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिकतर किसमें उपयोग होता है, तो मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग में होता है और फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग दोनों में ही इसका जो यूज़ है ना वो होता है। उसके अलावा देखो बॉय, गर्ल, राम, सीता ऐसे करके दिया है तो इन दोनों में होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से एक बार अच्छे से आप लोग और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा जो मकसद है केवल आप लोगों को जो विशेष टॉपिक है ना उसको समझाना ही मेरा ये काम है, ठीक है। देखो आप लोगों को ये जो विषय है ना वो आप लोगों को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना तो वहाँ से आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो हर जो टीचर होते हैं वो सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो जितना पकड़ मेरा बाकियों सब्जेक्ट में है ना अर्थात चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे वो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट में हो, आप लोगों का जो रीजनिंग उसमें हो, लेकिन इंग्लिश में जो थोड़ा सा जो पकड़ है ना वो हल्का सा कम है मेरा, मैं ये मानता हूँ अपने आप में, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसको छुपाने की मेरे को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो है आप लोगों के सामने है। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ, अभी रात के ना आप लोगों का 1:15 फिर आज हुआ है और बाहर में ना जो डॉग है, जो कुत्ता है वो भौंक रहा है, पता नहीं मेरा ही आवाज़ को सुन करके लग रहा होगा कि कोई है, ठीक है। तो मेरे को भी थोड़ा सा वो लगते रहता है यार, थोड़ा सा ऐसा है कि मेहनत अपने तरफ से करते रहता हूँ एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके, है ना। तो मेरे को भी थोड़ा सा ये डर टाइप से लगता है ना जी कि यार आप बोल रहे हो अकेला जो डॉग है वो भौंक रहा है, सुनाई दे रहा होगा तो दे ही रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। चलिए पढ़ने के ऊपर थोड़ा सा है उसको और फोकस करते हैं। दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट हमेशा नेचर जेंडर में होते हैं। चलिए ये जो थोड़ा सा आप लोगों को और थोड़ा थ्योरी दिया है ना 2 3 4 करके, इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है। इतना को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। पता नहीं ना ये अगल बगल देख के ना जो डॉग है ना कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना इसका जो एमसीक्यू है वो करा दूंगा, आज आप लोगों को आ ही रहा होगा। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।